अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के लेक्चर सीरीज के मॉड्यूल 86 से लेकर 90 तक कवर करेंगे। और इस जो टॉपिक हमने आज शुरू किया हुआ है, इसका आगाज हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, जिसमें हमने एक छोटा सा व्यू पढ़ा था कि लॉगरिथम क्या होता है। इसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ताकि हम जब ये टॉपिक आगे मजीद लेके चलें तो आपको, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा या किसी वजह से अगर उसका ये टॉपिक रह गया है, या रिव्यू करने से क्या होगा कि एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो हमने एक इनफॉर्मल व्यू पढ़ा था लॉगरिथम का, कि कोई भी काम हो, कोई भी काम जो आप करते हैं, अगर आप उसको स्टेप्स से कर लें और उसके स्टेप्स याद हो आपको कि ये किया फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, अगर इस तरीके से आप उस काम को करते हो, किसी भी काम को स्टेप्स से करते हो, एक तरतीब से करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। और फिर इस एल्गोरिदम की हमने कुछ मिसालें पढ़ी, रियल लाइफ मिसालें पढ़ी। फॉर एग्जांपल कि हम चाय बनाते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसके भी स्टेप्स बना लें, लाइक कि पहले हमने पानी डाला, फिर उसके बाद पानी को बॉईल किया, फिर उसमें हमने पत्ती डाली, फिर उसमें दूध ऐड किया, फिर उसको थोड़ा हिलाया, फिर चीनी मिक्स की, फिर उसे कप में डाला और फिर उसे पी लिया। तो ये जो इतने 8 स्टेप्स में एक चाय बनी, अगर हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं तो ये हमने एक चाय बनाने का एल्गोरिदम बना लिया। ठीक है। सेम वो इसी चीज की हमने एक दो मिसालें और पढ़ी थी, कि जैसे अगर मीटर किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 3 चीज़ें लगेंगी, 3 स्टेप्स में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस तरीके से हमने कंप्यूटर के बारे में एक चीज़ पढ़ी, कि कंप्यूटर को भी, जब भी कंप्यूटर कोई काम करता है, जो उसका मशीन साइकिल है, वो 3 स्टेप्स से होके गुजरता है। कि सबसे पहले आप जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हो, वो इंस्ट्रक्शन फेच करता है, यानी कि लेता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है और आपका काम मुकम्मल हो जाता है। ठीक है? ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और फिर हमने ये पढ़ा था कि कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि इंसानी ज़हन की हर एक्टिविटी, चाहे वो इमेजिन कर रहा है कुछ, चाहे वो कुछ नया सोच रहा है, कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहा है, चाहे वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, वो कुछ भी कर रहा हो, वो एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है। यानी कि उसके माइंड में एक स्टेप्स चल रहे होते हैं, एक तरतीब चल रही होती है उसकी। ठीक है? यानी वो ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग में होने वाला हर काम एल्गोरिदम से होता है। आज हम जो है वो इसका थोड़ा फॉर्मल व्यू पढ़ते हैं, यानी कि हम आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं असल एल्गोरिदम की तरफ, यानी कि हमारे कंप्यूटर साइंस में जो एल्गोरिदम है, हम उसकी तरफ चलते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो सबसे पहले जो एल्गोरिदम की एक डेफिनेशन है, कि एल्गोरिदम है क्या? इसकी एक डेफिनेशन, बाकायदा हम को जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको समझना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें उसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसको याद करते हैं, कि एन एल्गोरिदम इज़ एन ऑर्डर सेट ऑफ अनएम्बिगियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइंस अ टर्मिनेटिंग प्रोसेस। यानी कि एल्गोरिदम एक ऑर्डर्ड सेट है, यानी एक तरतीब दिया हुआ सेट है लफ्जों का, जो अनएम्बिगियस हो, यानी कि बिल्कुल वाज़ेह हो, उसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन वाला वर्ड ना हो। जो वर्ड लिखा है उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन हो। अनएम्बिगियस हो। दूसरी चीज़, कि वो एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स हों उसके, यानी स्टेप्स आपने ऐसे लिखे हों जो एग्जीक्यूट हो सकते हो। तीसरी चीज़ क्या बोली गई है, और वो उसका एक टर्मिनेटिंग प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि एल्गोरिथम वही हो सकता है जिसका कोई एंड ज़रूर हो। यानी कि जितना लंबा काम हो, इट डज़न्ट मैटर कि काम छोटा या लंबा हो, बट उसका एंड ज़रूर होना चाहिए। तो हमने इसके बारे में कितनी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला ये है कि ऑर्डर होना चाहिए। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होती, ऑर्डर होना ज़रूरी है। अब सीक्वेंस क्या होती है, कि हाँ, आपने पहले मतलब अगर 8 स्टेप्स हैं तो उनमें से पहला स्टेप ही पहले करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, ये एक सीक्वेंस होती है। नहीं, हमें सीक्वेंस नहीं कहा गया। एल्गोरिथम में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे कि आपको पहला स्टेप फ़ॉलो करना है, फिर दूसरा करना है, तीसरा अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जाके 5वाँ स्टेप फ़ॉलो करोगे। ठीक है? तो हमारे पास ऑर्डर होनी चाहिए, यानी कि उसको एक तरतीब दिया हुआ होना ज़रूरी है, सीक्वेंस से चलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? सीक्वेंस से नहीं चलना, बस पैरेलल प्रोसेस नहीं है हमारा, सिर्फ़ उसमें एक तरतीब, यानी कि एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर उसका बना होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए उसमें, लेकिन सीक्वेंस से वो चले ये ज़रूरी नहीं होता। पहली चीज़ तो इसकी ये हो गई कि एल्गोरिथम में ये चीज़ होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी कि वो एग्ज़ीक्यूटेबल होना चाहिए, यानी कि आपने कोई भी वो जो उसके स्टेप्स बनाए हैं वो एग्ज़ीक्यूट हो सकते हो। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, या ऐसा स्टेप नहीं चाहिए जो एग्ज़ीक्यूट ही ना हो सकता हो। तीसरी चीज़ कि जो भी आपने लिखा है वो अनएम्बिगियस होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो बिल्कुल, मतलब उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूज़न ना हो, हर स्टेप में जो एक्शन रिक्वायर्ड है, वो समझ आ रहा होना चाहिए। लाइक इन्होंने एक मिसाल दी, जैसे मेक अ प्रिटी कार्टून। अगर ये हम लिख दें कि मेक अ प्रिटी कार्टून, तो अब प्रिटी का क्या मतलब है? आई मीन प्रिटी का हर मतलब हर ज़हन में एक अलग मतलब चल रहा होता है। हर इंसान के लिए एक ही लुक नहीं होती प्रिटी। किसी को कुछ और चीज़ प्रिटी लगती है, किसी को कुछ और चीज़ प्रिटी लगती है। तो इस तरह का हम स्टेप नहीं लिख सकते। ठीक है? यानी एल्गोरिथम में हमें एक ऐसे वर्डिंग यूज़ करनी होती है जिनका एक
स्पेसिफिक मीनिंग हो, कि कोई भी बंदा पढ़े, मैं पढ़ूँ तो मेरे ज़हन में भी वही मीनिंग आए, आप पढ़ें तो आपके ज़हन में भी वही मीनिंग आए। ठीक है? तो यानी कि इस तरह से हमने स्टेप लिखने होते हैं। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसकी जो एग्जीक्यूशन एल्गोरिथम की उसका एंड ज़रूर होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस जिसका एंड ना हो उसका एल्गोरिथम नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये हमारे जो समझ लें कि आप कह सकते हैं एल्गोरिथम की हमने एक डेफिनेशन और फिर उसमें जो खसूसियात होती हैं वो हमने पढ़ ली, यानी कि उसी डेफिनेशन की थोड़ी डिटेल पढ़ी है। आगे चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम मॉड्यूल 87 है और इसमें हमें बताया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ एल्गोरिथम। अब जो एल्गोरिथम होता है ये क्या चीज़ है? अब एक एल्गोरिदम जो है वो और उसकी प्रेजेंटेशन दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। बिल्कुल ऐसी ही है कि एक एल्गोरिदम को यानी सोचना और उसको फिर प्रेज़ेंट करना, दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही हैं कि जैसे एक स्टोरी होती है और फिर अगर उस स्टोरी को बुक में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो स्टोरी एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक कंसेप्चुअल चीज़ है इन नेचर, ठीक है? जबकि बुक एक फिज़िकल प्रेज़ेंटेशन है उस स्टोरी की, यानी कि वो स्टोरी जब तक आपकी ज़ुबान पे है, वो और तरीके से होती है, यानी कि उसकी इमेजिनेशन और होगी, लेकिन जब वो लिखी हुई होगी आपके सामने, वो एक वर्डिंग में आ जाती है, तो फिर वो जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो और चीज होती है। ठीक है? तो एल्गोरिथम भी जो है वो जब तक एब्स्ट्रैक्ट नेचर होगी, उसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर होगी, सोच होगी जब तक वो, तब तक वो एक और चीज है। और जब हम उसको जो है वो एक बकायदा प्रेजेंट कर देंगे, फिर वो और चीज होता है। यानी कि अब देखिए, आपने बुक की जो एक स्टोरी थी ना, वो एक आप एब्स्ट्रैक्ट नेचर की स्टोरी है। ठीक है? आप उसके मतलब आप एक स्टोरी है वो जिसको भी सुनाएं, तो मतलब आपके मुँह से अगर कोई सुन रहा है तो वो सबकी इमेजिनेशन आपकी मतलब वो आपको आपको रिलेट कर सकेंगे उस चीज़ में। लेकिन अगर आपने वो बुक में लिख दिया, तो फिर हर कोई जिस सिचुएशन में पढ़ेगा फिर वो उसका उस तरह से मीनिंग निकालेगा। ठीक है? अब एक बुक है, आपने वो लिख दिया, अब उसको ट्रांसलेट जब भी दूसरी ज़ुबानों में किया जाए, पब्लिश किया जाए डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो सिर्फ़ उसकी प्रेज़ेंटेशन चेंज होगी। वो जो स्टोरी इटसेल्फ है वो रिमेन वो सेम रहेगी। उसकी प्रेज़ेंटेशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो सेम रहती है। बिल्कुल यही चीज़ हमारे एल्गोरिदम में भी होती है। एल्गोरिदम में भी यही चीज़ होती है कि इसमें जो इसका एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है वो और होती है, और इसकी प्रेज़ेंटेशन मुख्तलिफ जगह तरीकों से हो सकती है। यानी कि कोई फिक्स तरीका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एल्गोरिथम यानी कन्वर्ट करने का बनाना है कि टेम्परेचर को हमने जो है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम हमारे पास एक अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला क्या होता है, जिन्होंने मतलब ये मैथ वगैरह या फिर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है तो उनको ये चीज़ पता होगा कि अब ये फ़ारेनहाइट का यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर आपने चेंज करना है, तो टेम्परेचर का फ़ॉर्मूला क्या है, ये है कि F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब ये एक फ़ॉर्मूला है, और ये जो यहाँ पे ये जिस पैटर्न में लिखा हुआ है, इस पैटर्न को हम अलजेब्रा कहते हैं, यानी कि ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते थे कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर रीडिंग इन सेल्सियस बाय 9/5 एंड देन ऐड इंटू 32। जवाब तो फिर भी वही आना है। यानी कि आप इधर भी तो वही लिखा हुआ है ना कि आपका जो भी सेल्सियस है, उसको यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो और फिर 32 से जो है वो उसको प्लस कर दो। यही चीज़ हम इसको यानी कि इस तरह इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ। यानी कि एक ही चीज़ को प्रेज़ेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। कहने का मकसद ये था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर होती है एल्गोरिथम की, वो सेम रहती है, जैसे कि एक स्टोरी है वो सेम रहती है, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ ज़बानों में प्रेज़ेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न्स में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जिस तरह हम इस फ़ॉर्मूले को इस तरह भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, हम इसको जैसे मैं उर्दू में बोल रही थी वैसा भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, हम इसको इंग्लिश में भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे नीचे किया। ये देखिए कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर रीडिंग इन सेल्सियस बाय 9/5 एंड देन ऐड इनटू 32। बात तो वही है, प्रोडक्ट आपकी फिर भी वही आनी है, जवाब फिर भी वही आना है। लेकिन कहने का मकसद क्या था कि मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हो। अब ये चीज़ समझाने का मकसद ये था कि हर बंदा आपकी ये जो नेचर होती है अलजेब्रा की नेचर, ये जो जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वो समझेंगे, ठीक है? ये जिन्होंने बाकायदा केमिस्ट्री वगैरह या ये चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपकी इस बात को फ़ौरन से समझ जाएँगे कि एफ का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, ठीक है? लेकिन ये इस तरीके में ये जो लिखी हुई है चीज़, ये चीज़ जो लिखी हुई है, इसको जिसने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हुई है, जिसने ये चीज़ें फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी हुई, वो भी अगर पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इधर क्या करने का कहा जा रहा है। ठीक है? तो यानी कि हम एक चीज़ की मुख्तलिफ प्रेज़ेंटेशंस इस वजह से देते हैं कि वो लोग जो आपकी उस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करते, उनको भी समझ में आ जाए। यानी कि ये चीज़ अगर मतलब ये फ़ॉर्मूला एक आप मेट्रोलॉजिस्ट को दिखाते हो तो वो फ़ौरन से कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन एक ले पर्सन उसको नहीं समझ सकता, एक अनपढ़ इंसान या अनपढ़ नहीं कह सकते, लेकिन जो जो मतलब जिसने एक नॉर्मल स्टडीज़ की होगी, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं
कि मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो चीज़ों को प्रेज़ेंट करने के तरीके बनाते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम होता है, ये भी क्या होता है, एल्गोरिदम प्रेज़ेंटेशन क्या होती है कि जो कंप्यूटर की ज़ुबान में हमने बड़ी-बड़ी प्रोग्रामिंग्स करनी होती है, ठीक है? अब वो प्रोग्राम जो हम बनाए जाते हैं प्रेज़ेंट करने के लिए, वो जो पूरा एक प्रोग्राम बनाया जाता है, अब उस प्रोग्राम में तो बड़े ख़ास किस्म के जो है वो पूरी कोड वर्डिंग यूज़ हुई थी, लाइक जिस तरह अब ये फ़ॉर्मूला है इसमें कोड वर्डिंग यूज़ हुई है। एफ का मतलब अब पढ़ने वाले को पता, सी को पता, लेकिन अगर हम दोनों, हम आप पढ़े, मैं पढ़े, हमें नहीं पता इस चीज़ का कि क्या मतलब है, ठीक है? तो वो जो प्रोग्राम बनाया जाता है उससे पहले उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है, और वो एल्गोरिदम आसान ज़ुबान में लिखा जाता है। यानी बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा जाता कि जैसे अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की जाती है, थोड़े आसान लफ़्ज़ यूज़ किए जाते हैं कि हाँ, जो मुकम्मल एक तरफ प्रोग्राम लिखा हुआ होगा ना, उसको समझने में हमें आसानी हो जाए। तो कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले वो उसका एल्गोरिदम लिखा जाता है। उस एल्गोरिदम के हिसाब से फिर प्रोग्राम की प्रेज़ेंटेशन तैयार होती है। यानी पीछे एक एल्गोरिदम होता है, यानी एक सीक्वेंस बनी हुई होती है, वो हम लिखते हैं और फिर उससे जो है वो प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो ये किस तरीके से एल्गोरिदम बनाया जाता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब एल्गोरिथम में भी कुछ प्रिमिटिव्स यानी कुछ अलामती लफ़्ज़ होते हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है? अब ह्यूमन की ज़ुबान में क्योंकि ट्रेडिशनल नेचर लैंग्वेज की अब हर किसी की अलग है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई रशियन, कोई जापानीज़, मुख्तलिफ बोली जाती हैं और हर लैंग्वेज का जो वो है वो एक अलग-अलग है, ठीक है? अब हर लैंग्वेज के कुछ साइन वर्ड्स होते हैं, यानी कि अब देखो, अब इंग्लिश है तो उसके अल्फ़ाबेट्स अलग है, उर्दू है उसके हरूफ़ तहजी अलग है, इस तरह हर ज़ुबान के अलग-अलग हैं। इसी तरीके से कुछ जो है वो इशारिया ज़ुबानें भी होती हैं। लाइक यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है ओरिगमी। ओरिगमी क्या होता है कि ये आपको जो है वो ओरिगमी एक आर्ट की ज़ुबान है। आर्ट की ज़ुबान है कि पेपर को फ़ोल्ड करके आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाते होते हो, ठीक है? ये एक आर्ट है। अब इसकी साइन लैंग्वेज है बाकायदा, कि यानी ये जब सिखाई जाती है तो इसके लिए आपको मतलब एक हाथ पकड़ के तो ठीक है, मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं बताऊँगी अच्छा ऐसे फ़ोल्ड करना है, ऐसे फ़ोल्ड करना है। लेकिन बताते हो आप कैसे करोगे? यानी कि ये एक चौकोर पेपर से ये जो एक बर्ड तक का जो सफ़र है, ये अगर आपको बता के करना पड़े, किसी को बताना पड़े कि ऐसे फ़ोल्ड करो, ऐसे फ़ोल्ड करो, तो उसके लिए जो लफ़्ज़ यूज़ होते हैं तो कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं, ठीक है? कुछ साइन्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेज़ होते हैं, कुछ साइन्स होते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेट तीर का निशान लगाया, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये देखो आगे थोड़ा टेढ़े वाला है। फिर ये, और फिर आगे ये देखो, ये इस तरह का अगर निशान है, ये जो मुख्तलिफ निशान यूज़ हो रहे हैं, ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं? ओरिगमी के ही हम कुछ सेमनेटिक्स और सिंटैक्स पढ़ते हैं, यानी ये जो निशान होते हैं, इनको सिंटैक्स कहा जाता है और इनकी जो तफ़सील होती है, उसको सेमनेटिक्स कहा जाता है। यानी अगर ये निशान आता है आपके सामने, तो इसका मतलब ये होता है कि टर्न पेपर ओवर एज़ इन, यानी जैसा आपके पास पड़ा हुआ पेपर जिस हालत में, उसको वैसे उल्ट कर दो। उसके लिए क्या है, ये निशान यूज़ होगा। अब ये निशान वैसे मैं और आप पढ़े तो हमें कुछ भी नहीं इसका मतलब समझ में आता। लेकिन जिन्होंने ये ओरिगमी की भी ज़ुबान पढ़ी हुई होगी, उन्हें फ़ौरन से समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसी तरीके से ये जो लाइन है जिसमें छोटे-छोटे मतलब ब्रेक्स आए हुए हैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद, उसका क्या मतलब है कि वैली फ़ोल्ड करना है। आपने एक पेपर को किस तरह से फ़ोल्ड करना है, वैली यानी कि नीचे से जिस तरह ये मतलब यहाँ पे ये देखिए जिस तरह ये वैली फ़ोल्ड हुआ हुआ है, जिस तरह वैली होती है बिल्कुल वैसे वाला। अब जिसने ये ज़ुबान पढ़ी हुई है उसको पता है। इसी तरीके से अगर ये डॉट में लाइन लगी हो तो इसका मतलब है कि माउंटेन फ़ोल्ड करना है, कि जिस तरह वैली फ़ोल्ड उस तरह से उल्टा कर दो तो वो माउंटेन फ़ोल्ड होता है। यानी कि ये कुछ निशानियाँ हैं, इसी तरह हर ज़ुबान होती है। हर ज़ुबान जो इस तरह की साइन लैंग्वेजेज़ हैं इसी तरह से होती हैं। इस तरह कंप्यूटर की ज़ुबान में भी कुछ प्रिमिटिव्स हैं जिनको मिला के जो है वो एल्गोरिथम बनाया जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम में हम हर चीज़ बहुत डिटेल से नहीं लिख सकते। इस वजह से उसके एब्स्ट्रैक्ट नेचर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोअर लेवल के प्रिमिटिव्स यूज़ करते हैं, जो मशीन लैंग्वेज के हिसाब से होते हैं, ठीक है? जिनको इंसान भी समझ सके और मशीन भी समझ सके। इस तरह से कुछ जो है वो साइंस बनाए जाते हैं। अब जो एल्गोरिथम को इस तरीके से लिखा जाता है ना साइन लैंग्वेज में, उसको सूडो कोड कहा जाता है, ठीक है? प्रोग्राम तो वो बाद में जाके बनता है, लेकिन हर प्रोग्राम के पीछे उसका सूडो कोड लिखा जाता है। उस सूडो कोड को जो है वो लिखना, वो बनाना हमने सीखना है यहाँ पे, ठीक है? तो अब सूडो कोड क्या होता है? अब बात वही है फिर भी यहाँ पे कि जैसे अब मुख्तलिफ जो भी हमने काम करने होंगे, तो उस काम को करने के लिए हमें जो है वो एक मतलब तरतीब से एक चीज़ लिखनी होगी, यानी एक बहुत डिटेल हम नहीं लिख सकते ना। जैसे अब ये है कि उन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, जैसा कि मतलब एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर हमने बनाना हो कि हमने जो सेविंग है वो मतलब देखनी है कि सेविंग हमारी कितनी हुई है, और हमने जो है वो करना है सम का, कि हमारी चेकिंग और हमारे जो सेविंग अकाउंट बैलेंस है उनको चेक करना है, और जो उसका रिजल्ट है वो हमने लिखना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि रिमेनिंग फंड्स इज इक्वल टू चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस, यानी कि अब हमारे पास जो भी चेकिंग बैलेंस होगा और सेविंग बैलेंस प्लस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग फंड आ जाएगा। अब बात तो वही लिखी हुई है कि हमने रिमेनिंग फंड मालूम करना, और वो कैसे मालूम होगा, चेकिंग बैलेंस को और सेविंग बैलेंस को प्लस करने से। लेकिन इसको इतनी डिटेल से लिखने से अच्छा है कि हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके किस तरह लिख दिया है
कि रिमेनिंग फंड इज इक्वल टू चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस, की इसकी जो भी रकम होगी दोनों को प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमारा रिमेनिंग फंड होगा। तो ये एक किस्म का सूडो कोड लिखा हुआ है इन्होंने। स्टेटमेंट इस तरीके से यानी कि लिखी जा सकती है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके। इसी तरीके से एक तरीका होता है कि कंडीशन लगा के, कि मतलब फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि अगर अगर तुम्हारे, जैसे घर वाले तुम्हें बोलते हैं कि अगर तुम्हारे नंबर जो है वो इस बार जो है वो आपका ग्रेड ए प्लस आ गया, यानी कि 90 प्लस आपके मार्क्स आते हैं, तो मैं आपको साइकिल लेके दूंगा। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा दी गई है कि इफ, और इफ के आगे कंडीशन क्या है कि आपके 90% मार्क्स होने चाहिए। अगर तो आपके 90% मार्क्स हो गए तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि आपको साइकिल लेके दे दी जाएगी। और एल्स के बाद लिखा हुआ है कि अगर आपके नहीं आएंगे तो नहीं लेके दी जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई है, आपने मार्क्स ले लिए हैं, तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी रन हो जाएगी। और अगर आपने की वो आपकी वो कंडीशन गलत हो गई है, पूरी ही नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली जो एल्स के बाद एक्टिविटी लिखी हुई है कि आपको नहीं मिलनी वो चीज, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इस चीज को यानी कि वो जो बात की गई है इसके लिए जो एक सूडो कोड लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि इफ लिख दिया, इफ के आगे ब्रैकेट में कंडीशन लिख दी जाती है, और कंडीशन के बाद पहली एक्टिविटी लिखी जाती है, और फिर एल्स लिख के उसके बाद दूसरी एक्टिविटी लिख दी जाती है। यानी कि प्रोग्राम इस तरह से बनते हैं। यानी आपको पूरी बात डिटेल में नहीं लिखनी होती, बल्कि उसका इस तरह सूडो कोड बनाना होता है कि मतलब वो आपका प्रोग्राम फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। वो देखेगा कंडीशन कंडीशन ट्रू है तो पहली एक्टिविटी रन कर देगा, नहीं है ट्रू तो दूसरी एक्टिविटी रन कर देगा। और ये जो पीछे सूडो कोड लिखे जाते हैं, ये जो पूरा एल्गोरिथम बनाया जाता है, ये हमने खुद बनाना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है कि इफ ईयर इज लीप ईयर, यानी कि अगर तो लीप ईयर है तो जो डेली का टोटल बनेगा उसको हमने जो है वो डिवाइड करना है 366 से। अगर लीप ईयर नहीं है, एल्स के बाद क्या लिखा हुआ है कि उसे हमने डिवाइड करना है 365 से। ठीक है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी आपका टोटल बनेगा उसको हम 366 से डिवाइड कर देंगे। और अगर वो नहीं होगा, ऐसा कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम एल्स के बाद वाली ऑटोमेटिकली क्या है वो रन हो जाएगी। ठीक है, इसको इफ एल्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसको जब हम आगे प्रैक्टिकली मजीद मिसालें खुद करेंगे, वो चीज आएगी आगे, तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। एक तो हमने ये इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा। इसी तरीके से जो सूडो कोड बनाने की जो प्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, एक वाइल स्ट्रक्चर भी होता है। वाइल स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब आपने एक ही काम बार बार करना हो, एक ही काम बार बार करवाना हो, बार बार करवाना हो, बार बार करवाना हो, तब आप क्या करते हैं, वाइल वाइल यूज करते हैं, वाइल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब वाइल स्ट्रक्चर का काम क्या है कि वाइल में भी आपने कंडीशन लगा देनी है, और कंडीशन लगाने, और जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो आपने जो भी आगे एक्टिविटी लिखी हुई होगी ना वो रन होती रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन गलत साबित होगी, आपकी वो एक्टिविटी टर्मिनेट हो जाएगी और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल दी गई है कि एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट्स टू सेल, कंटिन्यू सेलिंग टिकट्स। ठीक है, क्यों कह रहे हैं कि जब तक टिकट्स मौजूद हैं टिकट सेल होते रहें। ठीक है, अब ये कंडीशन है, मतलब यानी सिचुएशन हमें ये दी गई है इनफॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं। ठीक है, तो वाइल देयर इज टिकट टू सेल कीप सेलिंग टिकट्स, जब तक हमारे पास टिकट्स मौजूद हैं हमने सेल करते रहना है। तो अब इस चीज को अगर हम पैटर्न में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वाइल वाइल लिख के हमने आगे कंडीशन क्या लगा दी है कि टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड, यानी जब तक हमारे पास बेचने के लिए टिकट मौजूद है। और जब तक हमारी ये कंडीशन रहेगी, हमारी एक्टिविटी कौन सी रन होती रहेगी, सेल अ टिकट, सेल अ टिकट। यानी जैसे ही आप इसको रन करोगे तो वाइल सबसे पहले कंडीशन देखेगा, कंडीशन देखेगा, अगर आपके पास टिकट पड़ी होगी तो फौरन से एक्टिविटी रन हो जाएगी कि सेल अ टिकट, और आपके पास एक टिकट सामने आ जाएगी। आपका कंप्यूटर जो है वो आपको एक टिकट निकाल के दे देगा कि आप अपने कस्टमर को देते रहो। तो जैसे जब जब आप इसको रन करोगे इस प्रोग्राम को, तो वो फौरन से चेक करेगा कि क्या वाकई टिकट मौजूद है अभी तक। तो जब तक टिकट मौजूद होगी वो टिकट सेल होती रहेगी, बार बार वही काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास टिकट्स खत्म हो जाएंगी, आपकी ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो फौरन से आपके पास एक मैसेज शो हो जाएगा कि टिकट्स सोल्ड हो चुकी है, आपका ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हमने यहाँ पे पढ़े, एक इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है और एक होता है हमारे पास वाइल स्ट्रक्चर। वाइल स्ट्रक्चर या वाइल लूप तब यूज की जाती है जब हमने एक ही काम बार बार करवाना हो। ठीक है, आपने एक ही काम बार बार करवाना हो तो आप वाइल स्ट्रक्चर यूज करते हो। इफ एल्स स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं और आपने मतलब बस वो एक ही बार यूज होनी होती है चीज। ठीक है, कि ठीक है आपने ये काम कर लिया, अगर ऐसा है तो फर्स्ट हो जाएगा, नहीं है तो दूसरा काम हो जाएगा बस। ठीक है, लेकिन वाइल लूप तब यूज होती है जब आपने एक ही काम बार बार करवाना हो, फिर आपने वाइल की यूज करनी होती है। मजीद हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन आई होप कि आपको आज जो है ये एल्गोरिथम का जो डेफिनेशन है, एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी एब्स्ट्रैक्ट नेचर, यानी कि मसला मतलब सिर्फ ये है कि जो बात हम आसान जुबान में डिटेल में कर रहे होते हैं उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके जो लिखा जाता है, यानी शॉर्ट इतना सा हो कि फिर भी समझ में आ रहा हो। ठीक है, प्रोग्राम से पहले और आसान जुबान के बाद के दरमियान की जो ये जुबान है जिसमें हम ये छोटा सा शॉर्ट करके लिखते हैं,
ये हमारा सूडो कोड होता है, यानी आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो। बहुत डिटेल में नहीं लिखा होता हमने इसको। और फिर हमने पढ़ा इफ एल्स स्ट्रक्चर और फिर हमने पढ़ा व्हाइल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।